हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आरडी क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया। और पहले चैप्टर मैंने बताया था आपको, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो हमारा पहला वीडियो था, आपने उससे देख के कुछ समझ लिया होगा। तो आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा मैं आपको। बेसिक टर्म्स स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड में कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस बता दूं आपको। कॉनकेव में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो इनवर्ड्स रहती है, कॉन्वेक्स में आउटवर्ड्स रहती है। यही हमारा पहला एक बेसिक पॉइंट है, ठीक है। इसी के आधार पे जो भी होगा आगे बताऊंगा मैं आपको। अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बताऊंगा आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताऊंगा, प्रिंसिपल एक्सिस बताऊंगा, पोल बताऊंगा, फोकस बताऊंगा, फोकल लेंथ बताऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं पहले कॉनकेव मिरर की। अभी देखिए, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास होती हो, उसी को हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी द रे दैट पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, हम उसी को ही कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी आप सोच रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस तो हमें बता दिया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल तो बताओ क्या होता है, बताता हूं ना मैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मैंने अगर आपको एक आधा सर्कल दे दिया, मैंने कहा अभी इसको पूरा बनाओ, क्या करोगे? एक लोगे क्या? कंपास की निप लगाओगे, फिर उसको लगाओगे, तभी बनेगा ना सर्कल पूरा। तो वही है, इस पर मतलब किसी लेंस को सर्कल बनाने के लिए जो मिड पॉइंट यूज करते हैं, उसी को आप कह सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप और एग्जांपल से भी समझ सकते हो। उसके बाद में आता है अभी फोकस। फोकस से पहले मैं आपको बता दूं पोल के बारे में। पोल क्या होता है, यानी मेरा हाथ, मान लीजिए मेरा हाथ एक मिरर है। अगर मैं आपको बोलूं इसका सेंटर क्या, आप बोलोगे ये है इसका सेंटर, सही बोला ना, यही इसका सेंटर, यानी मिरर के ऊपर का सेंटर ही कहलाता है पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल का मिड पॉइंट कहलाता है फोकस। समझ में आया सबको? फोकस समझ में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, पोल समझ में आ गया। अगर मैं आपको फोकल लेंथ के बारे में बताऊं, क्या सोचोगे? यानी फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी कहलाती है सेंटर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया ना? जितना मैंने समझ में आया। ये था कॉनकेव मिरर का। अब आगे बताऊंगा मैं कॉन्वेक्स मिरर का। अभी कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करी जाए, कॉन्वेक्स मिरर में ये मैंने बताया एक तरह से रियल में था, यानी रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ ही था ये। अगर कॉन्वेक्स में बताऊंगा ना, कॉन्वेक्स में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आउटवर्ड्स रहती है, मतलब बाहर की तरफ से रहती है। पर उसमें क्या रहता है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, फोकल लेंथ, ये उस तरफ नहीं रहते, यानी रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ नहीं रहते, अपोजिट साइड में रहते हैं। ये मैं आपको नोट्स के थ्रू बताऊंगा, इसीलिए मैंने कुछ बढ़िया नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। सो गाइज, अब यहाँ देखिए, फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, यही है, समझ में आ गया। अभी मैंने जैसे कि कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था, अभी आपको कॉनकेव मिरर के बारे में। ये है कॉनकेव मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की तरफ से, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि मैंने बताया था। वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास हो रही है, वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में नहीं आई भी आपको, मैंने बता दिया था। पर आप सोचोगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है क्या, यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी तो यही होता है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस एक रे होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होता है जहां से पूरा का पूरा सर्कल बना पाए। अगर मैं यहाँ पे कंपास की निडल रखूं और अगर मैं इसको पूरा सर्कल बनाना चाहूं, बन सकता है, ये बन सकता है ना। तो हम इसको कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है। फोकस यानी पोल, मिरर के ऊपर का सेंटर होता है पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट कहलाता है फोकस। फोकल लेंथ, फोकस से पोल का बीच के डिस्टेंस, यानी फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की डिस्टेंस कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी मैं आपको दो चीजें बता दूं। जो मिरर रहता है ना, मिरर के दो टाइप्स रहते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को आप कह सकते हो कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को कह सकते हो आप डाइवर्जिंग मिरर। इतना समझ में आ गया सभी को?
यानी कॉनकेव को तो हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स और कॉन्वेक्स को आउटवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इन दोनों का एक और नाम है, कॉनकेव का नाम है कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स का नाम है डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आया सभी को? अब उसके बाद में आती है बात कॉन्वेक्स मिरर की। अभी देखिए जैसे कि मैंने बताया था, कॉनकेव को आप कह सकते हो कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स को आप कह सकते हो डाइवर्जिंग मिरर, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी रहती है कॉनकेव की अंदर की तरफ से और कॉन्वेक्स की बाहर की तरफ से। समझ में आया? अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स। अब यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, ये सब कुछ सेम है, प्रिंसिपल एक्सिस भी वही है, फोकल लेंथ भी वही है, फोकस भी वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही है। बस फर्क क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स की आउटवर्ड्स रहती है ना, कॉनकेव में तो अंदर की तरफ से जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी उधर ही था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ सब कुछ उधर था। पर अभी उल्टा है, अपोनेंट साइड में, अपोजिट साइड में है। पर एक चीज का ध्यान रखना, जिधर भी आप टिक्स बनाओ ना, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती है, वो रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं होती। जो एकदम प्लेन सरफेस होती है ना, वो होती है रिफ्लेक्टिंग साइड। समझ में आया इतना? यहाँ पे आपको समझ में आ गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और मैंने आपकी फ्यू बेसिक टर्म्स बता दी है। यहाँ पे कंप्लीट हो गई है कुछ बेसिक टर्म्स। सो गाइस, नोट्स बढ़िया लगे ना? ये मैंने आप ही के लिए बनाए थे, ये मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप हमारे नोट्स देख सकते हैं। वहां से आप उतार के सकते हैं नोट्स को, आप स्क्रीनशॉट करके रख लेना खुद के पास। अभी ये मैंने आपको कुछ टर्म्स बता दिए बढ़िया तरीके से। अभी आता है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला एक बार मैं आपको वैसे बता देता हूँ, मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u कहलाता है मिरर फॉर्मूला। यही होता है मिरर का फॉर्मूला। समझ में आ गया? यानी f डिनोट करेगा फोकल लेंथ को, v डिनोट करेगा द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, यानी इमेज की डिस्टेंस पोल से। समझ में आ गया? और u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। समझ में आ गया ना? u का भी समझ में आ गया, v भी समझ में आ गया और f भी समझ में आ गया। r है, r भी है, समझ में आ गया होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच की दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज ही मैं आपको नोट से समझा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बार पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अभी मिरर फॉर्मूला आ गया, उसके बाद में मैं बताऊंगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन के नाम से आपको पता चल रहा है, मैग्निफिकेशन मतलब कुछ मैग्नीफाई होगा। मैग्नीफाई होता है मतलब किसी चीज को बड़ा करके देखना, उसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ इमेज, उसको अच्छे से बड़ा करके देखना, वही कहलाता है मैग्निफिकेशन। उसका भी एक फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? आप इसको रिलेट कर सकते हो m इज इक्वल टू v अपॉन u से। समझ में आया? अभी मैं आपको नोट से बता देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला ये है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। समझ में आ गया? अभी देखिए f क्या डिनोट कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन f एंड पोल, यानी f डिनोट कर रहा है फोकल लेंथ को। याद रखना, f से फोकस कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? डिस्टेंस बिटवीन f यानी फोकल लेंथ एंड पोल। समझ में आया? उसके बाद में v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। अभी मैं समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी है, ये हमारा मिरर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। यहाँ से कोई इमेज बनी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से वो गई रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे फोकस पे आई और यहाँ पे इमेज बन गई। मतलब जहाँ पे इमेज बन रही है वहां से पोल के बीच की दूरी कहलाती है v। समझे? u यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से वो कहलाती है u। और r तो आपको मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया था। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं बताता हूँ मैं आपको मैग्निफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन जैसे कि है, इसकी डेफिनेशन लिख रखी है, इट इज एक्सप्रेस्ड एट द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी मैग्निफिकेशन के नाम से आपको पता चल गया होगा, किसी वर्ड को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी इमेज को बड़ा करके दिखाना ही मैग्निफिकेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वर्ड्स लिख दूं तो आप मैग्नीफाई करके देखोगे ना, क्योंकि आपको अपनी आंखों से तो दिखेगा नहीं, मैग्नीफाई करके देखोगे। यही होता है मैग्निफिकेशन। अब इसका एक फॉर्मूला है, m को, मैग्निफिकेशन को मैंने m से डिनोट कर दिया है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेट कर सकते हो m इज इक्वल टू v अपॉन u। और u और v तो अभी मैं आपको ऊपर से बता के आया हूँ मिरर फॉर्मूला में। समझ में आ गया ना?
तो यहाँ पे आपका मिरर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं बताऊंगा आपको लेंस रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और भी कई सारी चीजें बताऊंगा। तो चलिए, इतना तो अभी समझ में आ गया। अभी आपको इतना तो अभी सभी को पता है, मिरर में होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन किसमें होता है, लेंस में। समझ में आ गया सभी को। अभी रिफ्रैक्शन की अगर बात करी जाए, रिफ्रैक्शन की मैं डेफिनेशन बताता हूँ। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है when a light is transferred to one medium to another medium is known as refraction। समझ में आया? जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। अभी मैं आपको नोट्स के थ्रू भी समझाऊंगा, पहले ऐसे समझा देता हूँ मैं। इतना समझ में आ गया? अभी उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लीजिए मैंने आपको एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ा, मेरा हाथ एक ग्लास का टुकड़ा है, मान लीजिए एक कांच का टुकड़ा है, यहाँ पे है एयर, ये है ग्लास। जब कोई लाइट यहाँ से एंटर करेगी किसी सरफेस से, तो मिरर में तो बेंट होगी ना, बेंट होगी। उसकी बेंटिंग रेट यानी कितना बेंट हो रही है लाइट मीडियम में आके, उसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका एक फॉर्मूला है, एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। एन जी ए इज इक्वल टू एन जी अपॉन एन ए, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। वापस बताता हूँ, एन जी अपॉन एन ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। समझ में आया? उसके बाद में मैं बताता हूँ अभी आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है, ये मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ आपको। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आया सभी को? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मैंने पहले वीडियो में बता दिया आपको, वापस बता रहा हूँ। और एक और बात, जो सनलाइट होती है वो हमारी अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लेती है मैं बताता हूँ। वो लेती है 8 मिनट और 20 सेकंड। लिख लेना इसको, 8 मिनट और 20 सेकंड लेती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम समझा दिया। अभी रिफ्रैक्शन में अगर बात करी जाए तो हमने तो मिरर में 2 टाइप्स पढ़े हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव पढ़े है ना। उसके बाद में अभी लेंस में भी 2 टाइप्स है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। सेम है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस मतलब, अभी अगर मैं आपको बोलूं कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या सोचोगे? कहीं वही तो मिरर वाली डेफिनेशन तो नहीं है, कुछ कुछ वैसी है। मैं बताता हूँ आपको कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या है। अगर सबसे पहले मैं बताऊं कॉन्वेक्स लेंस काम क्या करता है। कॉन्वेक्स लेंस के बहुत सारे यूज होते हैं। एक बीमारी वो कॉन्वेक्स हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन में भी यूज होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन बताता हूँ। मतलब बल्जिंग आउटवर्ड्स, डबल कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डबल कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों तरफ से। फॉर एग्जांपल दैट, समझे? अगर इधर से है रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी बल्जिंग आउटवर्ड्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको कह सकते हो आप कॉन्वेक्स लेंस। अगर वही बात करूं मैं कॉनकेव की, यानी बल्जिंग मतलब इनवर्ड्स, कर्व्ड इनवर्ड्स। अभी ये है कॉनकेव का एग्जांपल। यहाँ पे देखो, अंदर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी अंदर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर की तरफ से, ये होता है कॉनकेव। और कॉन्वेक्स को आप पता है कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि कॉन्वेक्स लाइट को कन्वर्ट करता है और कॉनकेव लाइट को डाइवर्स करता है। समझ में आया? इसके बाद में अभी जैसे मैंने आपको मिरर में कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी, तो मैं इसमें भी आपको बेसिक टर्म्स बताऊंगा। चलो, अभी आप यहाँ पे देखिए, रिफ्रैक्शन मतलब when a light is transferred to one medium to another medium is called refraction। समझ में आ गया ना रिफ्रैक्शन इतना। अभी रिफ्रैक्शन मतलब जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है, उसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। एग्जांपल देके समझा देता हूं मैं आपको। ये एक कॉन्वेक्स लेंस मान लीजिए। अभी आपको पता तो है ही ना, जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अभी कोई लाइट, ट्रांसपेरेंट से तो लाइट पास हो जाएगी, यहाँ पे गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे आ गई। तो मतलब लाइट अभी है, यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब इधर कुछ अलग मीडियम था, इधर कुछ अलग मीडियम था, वही हो गया ना रिफ्रैक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वही होता है रिफ्रैक्शन। उसके बाद में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले मैं बता देता हूँ आपको, इसके मैंने पहले भी बता दिया था आपको। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है? ये ग्लास का टुकड़ा है, ग्लास स्लैब है। अभी यहाँ पे देखिए, एक लाइट आई यहाँ पे आके वो ग्लास से बेंट हो जाएगी। यहाँ पे है एयर, यहाँ पे है ग्लास, यहाँ पे बेंटिंग रेट यानी कितनी बेंट हो रही है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है NGA इज इक्वल टू NG/NA। मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था, तो आप इसको सही कर लेना। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये है, ठीक है। वापस बोल देता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। आप इसको C और V से भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मतलब C और V से आप समझ सकते हैं इसको, ताकि आपको अच्छे से बेटर समझ में आ जाए। अभी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो सनलाइट को हमारी अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, वो लगता है 8 मिनट और 20 सेकेंड। समझ में आया सभी को? यहाँ पे जैसे कि लिख रखा है मैंने 8 मिनट और 20 सेकेंड। समझ में आ गया? अब मैं बताता हूँ आपको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है कॉन्वेक्स लेंस, नीचे है कॉनकेव लेंस। पहले मैं बताता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। A lens may have two spherical surfaces. Bulging outwards is called double convex lens। यानी bulging outwards हो रहा है ना, यहाँ पे bulging outwards है, बाहर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे कॉनकेव की अंदर की तरफ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें कंफ्यूज मत होना कि भले रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ से हो या अंदर की तरफ से, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सॉरी, गलती से बोल दिया। डबल कॉन्वेक्स लेंस हो तो उसमें कंफ्यूज मत होना, और अगर डबल कॉनकेव लेंस हो उसमें भी कंफ्यूज मत होना। समझ में आया? अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे बात आ रही है, इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, यानी कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। और भी क्यों? क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है। समझ में आया कॉन्वेक्स लेंस? अभी बात आती है कॉनकेव की। कॉनकेव में देखो, अब कॉनकेव में जैसे कि देखो, अभी यहाँ पे लिख रखा है कॉनकेव लेंस के बारे में, ए लेंस बाउंडेड बाय 2 स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड डबल कॉनकेव लेंस। यानी वो स्पेरिकल सरफेसेस जो अंदर की तरफ कर्व्ड हो, यानी इनसाइड अंदर की तरफ से कर्व्ड हो, उसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। समझ में आया इतना? उसको आप डबल कॉनकेव लेंस कहो या कॉनकेव लेंस कहो, बात बराबर है। पहले मैंने आपको बोल दिया सर गलती से कॉन्वेक्स लेंस, पर हम बात करें अभी कॉनकेव की, ठीक है। अभी आप कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करता है। समझ में आया? ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। अभी मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताता हूँ इन दोनों की, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। एक चीज और, डबल कॉन्वेक्स लेंस में कंफ्यूज मत होना। अगर हम यहाँ से इसको काट देंगे तो एक ही कॉन्वेक्स लेंस बचेगा ना, इसलिए कहते हैं इसमें कंफ्यूज मत होना, डबल कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है हमें, ठीक है। कॉनकेव में भी वही है, डबल कॉनकेव लेंस अगर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर हम इसको यहाँ से काट देंगे तो कॉनकेव लेंस बन जाएगा, बात बराबर है, कंफ्यूजन नहीं करना है। अभी यहाँ पे देखिए, ये है कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस याद है आपको, पर यहाँ पे पहले हमारा मिरर में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस सिर्फ यहाँ तक थी। क्यों? क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहती है, वो सिर्फ एक साइड से पॉलिश रहती है, दूसरी साइड जा ही नहीं सकती है लाइट। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंट थोड़ी ना है, लेंस तो ट्रांसपेरेंट होता है ना। अगर लेंस ट्रांसपेरेंट तभी तो लाइट जा पा रही है। पर इसमें एक फर्क है, देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, फोकस भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है। इस साइड अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है ना, तो इधर भी होगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों होगा। पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर ना दे, है ना, तो आपसे पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है क्या, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं होगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं होगा। अगर फोकस नहीं होगा तो फोकल लेंथ भी नहीं होगी। समझ में आया? यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों साइड रहेगा, लेंस की साइड भी और इस साइड भी, समझे, दोनों साइड रहेगा, बोथ साइड्स। इतना समझ में आया? और अगर आप कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे आप C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, फोकस 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, इसको आप अपने हिसाब से डिनोट कर सकते हो। समझ में आया? ये था कॉन्वेक्स लेंस का। अभी बात में आती है कॉनकेव लेंस की। पर एक चीज, वहां पे हमारे पास था मिरर में पोल, पर यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर। पहले हमारा पोल था, पोल चोरी हो गया अभी यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बचा है। सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर ही अभी पोल की जगह ले रहा है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर है अभी। सेंटर ऑफ मिरर या सेंटर ऑफ लेंस कह सकते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर को। ये था आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब बताऊंगा मैं आपको कॉनकेव लेंस। अभी देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे है ना प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, सही है ना, सब कुछ सेम है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सेम है, फोकस भी सेम है, इधर फोकस 1 इधर भी 2, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से 1 लिख दिया है, अभी सही है यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ सेम है, ऑप्टिकल सेंटर है। ये था आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की कुछ प्रॉपर्टीज थी, मैंने बता दी आपको। बस ऑप्टिकल सेंटर का ध्यान रखना, वहाँ पे पोल मत करके आना, इस चीज का खासकर ध्यान रखना। समझ में आ गया आपको? सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे नोट्स। अच्छे लगे आपको? उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत बढ़िया लगे। तो इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में डिफरेंस बताऊं। अभी देखिए, कॉन्वेक्स में पहला पॉइंट है, कॉन्वेक्स में जो फोकल लेंथ होती है ना, वो होती है पॉजिटिव। और जो अगर वही बात करी जाए हम नेगेटिव, उसमें कॉनकेव में, तो वहां पे होती है नेगेटिव फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, है ना। कॉन्वेक्स में पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉनकेव में नेगेटिव। समझ में आया? दूसरा पॉइंट है कॉन्वेक्स में, इसमें इमेज कैसी भी बन सकती है, यानी रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, एनलार्ज भी बन सकती है, डिमिनाइज भी बन सकती है। वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है मिरर से कितनी दूर, या लेंस से सॉरी कितनी दूर रखी है, उस पर डिपेंड करेगा। समझे? कितनी दूर रखी है, कहाँ पे रखी है, उस पर डिपेंड करेगा। रियल बने, वर्चुअल बने, एनलार्ज बने, डिमिनिश बने, कैसे भी बने, वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजिशन पे। वही बात करें अगर हम कॉनकेव में, उसमें डिपेंड पोजीशन पे नहीं करेगा, उसमें वर्चुअल और डिमिनिश्ड होगा। समझे? वर्चुअल और डिमिनिश्ड, समझिए। ये एक बेसिक पॉइंट है, इसको हम चेंज कर नहीं सकते। उसके बाद में 2 बीमारी आती है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो इमेज रहती है ना, जो इमेज रहती है वो रेटिना से पीछे बन जाती है। और अगर बात करी जाए मायोपिया की, मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज रहती है वो रेटिना से आगे बन जाती है। समझे? मायोपिया में रेटिना से आगे बन जाती है इमेज, और हाइपरमेट्रोपिया में रेटिना से पीछे बन जाती है इमेज। तो हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस, और मायोपिया के करेक्शन के लिए यूज होता है कॉनकेव लेंस। वापस बताता हूँ, मायोपिया के करेक्शन के लिए यूज होता है कॉनकेव, ठीक है, मायोपिया के लिए यूज होता है कॉनकेव करेक्शन के लिए, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स। समझे? क्यों? क्योंकि वो लाइट को डाइवर्स करता है, कॉन्वेक्स लाइट को डाइवर्स करेगा तो ही तो रेटिना पे बनेगी इमेज। समझे? तो यहाँ पे आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हों तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप जाके हमारे नोट्स देख सकते हैं। वहाँ पे टेलीग्राम पे हमने नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे हम आपको, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हम अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।